सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम 10th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, विनिर्माण उद्योग। और दोस्तों, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है मेंस के एग्ज़ाम के हिसाब से। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि प्री और मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से, और मेंस के एग्ज़ाम में कैसे हम अच्छे डायग्राम बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अच्छे डायग्राम कैसे बना सकते हैं, अच्छी मैपिंग कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ से मैं ये मानता हूँ कि 8th क्लास की एनसीईआरटी, 10th और 12th क्लास की एनसीईआरटी से मेंस की एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा एक अच्छा खासा अनुभव है मेंस की एग्ज़ाम को लिखने का, 3 बार पास करने का। तो मैं बता सकता हूँ कि एनसीईआरटी का मेंस के एग्ज़ाम में भी बहुत बड़ा रोल होता है। प्री में तो चलो रोल होता ही होता है, लेकिन मेंस के एग्ज़ाम में भी एक बड़ा रोल होता है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे डायग्राम बनाओ, कैसे मैपिंग कर सकते हो, कैसे केस स्टडी एग्जाम्पल आप बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप इस चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं या लाइक और शेयर नहीं करते हैं। तो आप अपनी तरफ से भी मोटिवेशन प्रदान कीजिए। मैं ऐसे ही फ्री वाले लेसन, शानदार लेसन आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा अच्छे नोट्सों के साथ में। और ये PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी आईज विद धर्मेंद्र जाखड़ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। ये इस एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। एक और चैप्टर इसमें 7th चैप्टर, लेकिन वो उतना रिलेवेंट नहीं है, उतना अच्छा भी नहीं, क्योंकि वो परिवहन से रिलेटेड चैप्टर है जिसमें डाटा अपडेट नहीं है, तो उतना इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं, इसलिए उस चैप्टर को छोड़ रहा हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे चैप्टर स्किप करता हूँ जो प्री और मेंस के एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमें पता होना चाहिए कि प्री में कौन से चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। तो मैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वही चैप्टर पढ़ता हूँ, बाकी स्किप करता हूँ। और इसके बाद में हम कल से या परसों से 11th क्लास की एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं। और दोस्तों, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, थोड़ा सा बता देता हूँ कि 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी, एक फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड की है और एक इंडियन ज्योग्राफी है। इसके अलावा एक 12th क्लास में भी 2 एनसीईआरटी है, एक मानव भूगोल है और एक भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो मानव भूगोल तो हम नहीं पढ़ते हैं, वो उतनी रिलेवेंट है नहीं। उसमें यदि 1-2 चैप्टर इंपॉर्टेंट हुए तो मैं पढ़ा दूंगा। बाकी जैसे दूसरी वाली जो अर्थव्यवस्था वाली है, अर्थव्यवस्था भूगोल वाली एक एनसीईआरटी, वो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी मेंस के हिसाब से। बाकी 11th क्लास की दोनों एनसीईआरटी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स के साथ पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि विनिर्माण उद्योग की बात की गई है। तो विनिर्माण उद्योग क्या होता है? हम जानते हैं कि कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। यानी सिंपल सी बात है कि जो कच्चा माल होता है, कच्चे माल को हम ऐसी प्रक्रियाओं से गुजारते हैं, ठीक है, मशीनों के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से हम किसी इंडस्ट्री में ले जाकर उसके अंदर ऐसा बदलाव लाते हैं कि उसके उत्पाद में क्या होता है, वैल्यू एडिशन हो जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें कि गेहूं हमने लिया, गेहूं लेकर हमने क्या किया, गेहूं से बहुत सारे उत्पाद हमने विनिर्माण उद्योग में बनाए। कौन से? जैसे आटा भी बनाया जा सकता है गेहूं से, मतलब बिस्किट भी बनाए जा सकते हैं, बेकरी इंडस्ट्री भी मतलब इस पर डिपेंड करती है। तो कहने का क्या मतलब है, कच्चे माल को इस प्रकार हम परिवर्तन करते हैं कि उस उत्पाद का में वैल्यू एडिशन हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, विनिर्माण इंडस्ट्री। सिंपल सी बात है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे डायग्राम वगैरह आप बनाते रहो। ऐसे डायग्राम एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी गई है उनको डायग्राम से यहाँ पे नोट्स में प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा यदि आप इन चीज़ों को महसूस करते हो ना, कि आपको ऐसा व्यक्ति पढ़ा रहा है जो खुद इतना अनुभवी है, इन चीज़ों को आराम से एक्सप्लेन कर रहा है। और ये डायग्राम में क्यों बना रहा हूँ, मैं चाहता तो यहाँ पैराग्राफ में लिख सकता था, यहाँ पे डायग्राम क्यों बना रहा हूँ, उसके पीछे मेरा मूल मकसद ये है कि आप ये चीज़ें समझ आओ कि जीएस के 4 पेपर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम और मैपिंग के माध्यम से अपने विचारों को प्रेजेंट करना है, ठीक है। उससे एक्स्ट्रा नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो विनिर्माण का महत्व क्या है, क्यों विनिर्माण इंडस्ट्री को हम इतना वैल्यू देते हैं? तो उसके पीछे है कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास की ये रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, बिल्कुल माने जाते हैं। इसके अलावा कृषि आधुनिकीकरण, ये बात सही है कि कृषि और विनिर्माण जो इंडस्ट्री है ना, उसका बहुत गहरा संबंध होता है। तो कहीं ना कहीं यदि विनिर्माण इंडस्ट्री का ग्रोथ होता है, कि विनिर्माण इंडस्ट्री की ग्रोथ होता है, तो कृषि का भी इस पर क्या होता है, ग्रोथ छुपा रहता है। यानी एक दूसरे की पूरक है, इनको हम एक दूसरे के पूरक मान सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। रोजगार में बिल्कुल रोल है, जीडीपी और जीएनपी में और निर्यात में भी विनिर्माण का काफ़ी बड़ा रोल होता है। देश की यदि बेरोजगारी, गरीबी हमें कम करनी है तो हमें विनिर्माण पर ध्यान देना होगा, ठीक है। जैसे अक्सर कहते हैं ना कि हमारी जो जीडीपी है ना, हमारी जो ग्रोथ हो रही है देश की, वो जॉबलेस हो रही है। जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं इसको ना, जॉबलेस ग्रोथ, क्योंकि जीडीपी का आकार तो बढ़ रहा है, जीडीपी की दर बढ़ रही है, संवर्धित दर बढ़ रही है, लेकिन रोजगार उतने नहीं बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण, सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में जो रोजगार है, जैसे कृषि सेक्टर है, एक इंडस्ट्री उद्योग है, और एक है सेवा सेक्टर, ठीक है। तो यदि हम बात करें अभी वर्तमान में, तो सर्वाधिक रोजगार 50% के लगभग किसमें, कृषि सेक्टर में। बाकी इनमें मतलब 25 या 30 जो भी मान सकते, चलो एक एवरेज मान लेते हैं कि इन दोनों में
5 या 25 है, ठीक है, एवरेज मानते हैं, हो सकता है इनमें ज़्यादा हो, एक दूसरे में ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम एक आइडिया से आदर्श स्थिति की बात करते हैं। तो हमारे देश में क्या हुआ कि जो ग्रोथ हुई ना, कृषि से डायरेक्ट हम सेवा क्षेत्र की ओर गए हैं। मतलब जीडीपी की बात करें हम, तो जीडीपी के अंदर सर्वाधिक जो योगदान आज सेवा सेक्टर का योगदान है, ठीक है, बाद में उद्योग इंडस्ट्री का इनका योगदान है। कृषि सेक्टर का तो जीडीपी में आज योगदान 15% के लगभग बचा है, ठीक है। सर्वाधिक योगदान जीडीपी में किसका? सेवा सेक्टर का, सेवा सेक्टर का सबसे सर्वाधिक योगदान है। तो हमने जो ग्रोथ हासिल किया ना, जो हमारी ग्रोथ हुई है, कृषि से डायरेक्ट हम सेवा क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। इंडस्ट्री को हम ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए। और याद रखो इस बात को कि रोजगार कहाँ पे होंगे? रोजगार ज़्यादा होंगे पैदा कहाँ पे? इंडस्ट्री में, विनिर्माण सेक्टर में हम ज़्यादा रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें क्षमता भी होती है। जैसे चीन का एग्जाम्पल दें तो चीन के अंदर क्या हो रहा है, चीन के अंदर लोगों को रोजगार ज़्यादा क्यों मिले? उसके पीछे वजह है कि चीन के अंदर विनिर्माण जो इंडस्ट्री है या उद्योग जो है, उद्योग धंधे अच्छे से ग्रोथ कर पाए हैं, जबकि हमारे यहाँ हम सीधे सर्विस सेक्टर की ओर चले गए। चलो ये हो सकता है कि हमारी कुछ नीतियाँ अच्छी नहीं हो पाई, या हम भूतकाल से हम सीख रहे हैं, और अभी ऐसा हो रहा है कि विनिर्माण इंडस्ट्री में भी रोजगार बढ़ने की संभावना बढ़ रही है, सरकार भी ऐसे प्रयास कर रही है। तो सिंपली ऐसी इन चीज़ों को, इकोनॉमिक्स वाली चीज़ों को भी साथ साथ में समझना होता है, ठीक है। ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों मिली होती है, तो इन दोनों को भी साथ साथ समझना होता है। तो विनिर्माण सेक्टर का योगदान क्या है? ये सभी चीज़ें जो हमने बातें की है, ये योगदान है, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रीय विषमता को कम करने के लिए भी होता है। क्षेत्रीय विषमता को कम करने के लिए कैसे होगा? जैसे हम आपको बताओ कि आज़ादी के बाद में हमारे देश के अंदर जो हमारा डेवलपमेंट मॉडल अपनाया गया था, उस मॉडल में ये ध्यान रखा गया था कि जो क्षेत्र पिछड़े हैं ना, वहाँ पे भी सरकार क्या कर रही थी? इंडस्ट्री वगैरह लगा रही थी। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उन क्षेत्रों में लगाई गई जहाँ पे क्षेत्रीय विषमता है या आर्थिक संपन्नता उतनी नहीं है, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें, आगे जैसे मैंने एक चीज़ यहीं से निकाली है कि इसमें एक वाक्य लिखा गया था कि कृषि सेक्टर और विनिर्माण सेक्टर क्या है? एक दूसरे के पूरक है, और दोनों का ग्रोथ जो होनी चाहिए साथ साथ होनी चाहिए, तभी उस देश की जीडीपी, उस देश में सस्टेन डेवलपमेंट आ सकता है। हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे देश में क्या है, 3 प्रमुख सेक्टर है। मतलब एक प्राथमिक सेक्टर है, ठीक है, प्राथमिक है, द्वितीयक है और तृतीयक सेक्टर। 3 प्रमुख मतलब व्यवसाय की यदि बात करें, इनके 3 सेक्टर हैं। प्राथमिक में कृषि और उससे संबंधित व्यवसाय आते हैं, द्वितीयक में विनिर्माण इंडस्ट्री वगैरह आती है, और तृतीय में क्या आता है? सेवा सेक्टर आता है। तो अभी की स्थिति क्या है कि कृषि सेक्टर में जीडीपी का योगदान कितना है? लगभग 15% है, और ये 25 से 28% इंडस्ट्री का होगा शायद, मुझे अभी कंफर्म इसका आइडिया नहीं कितना है, आप चेक कर लेना, हर बार बदलता रहता है। और सर्वाधिक जो योगदान है ना, लगभग 50% से ऊपर किसका है जीडीपी में? यदि योगदान की बात करें तो ये है। रोजगार की यदि बात करें तो उल्टा है, इसमें क्या है, 50% रोजगार कृषि सेक्टर में, और बाकी हमने अभी देखा था इसमें, मुझे इसका भी डाटा एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं कि रोजगार में लगभग इसका ज़्यादा होगा, इंडस्ट्री का मतलब लगभग 30 के आसपास होगा। सेवा सेक्टर में रोजगार कम है, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा आप चेक कर लेना, गूगल कर लेना, या जब भी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो तो उसमें चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि कृषि सेक्टर और विनिर्माण सेक्टर जो है ना, एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री है उसका कच्चा माल कहाँ से आएगा? मोस्ट ऑफ में हम देखते हैं कि कच्चा माल कृषि सेक्टर से आता है। वो इसका मतलब जो इंडस्ट्री है, जैसे सूती वस्त्र इंडस्ट्री है, या आप चीनी उद्योग को देख सकते हो, बहुत सारे और भी बहुत सारी इंडस्ट्री है जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर डिपेंड करती है। इसका मतलब कृषि भी किस पर डिपेंड करती है? विनिर्माण उद्योग पर डिपेंड करती है। दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है, इस संबंध को समझना चाहिए। और इसको मैंने डायग्राम से प्रेजेंट किया। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा। ये डायग्राम कहीं से देखा नहीं है, अपने मन के विचार हैं, इनको डायग्राम से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, यदि आप भी रफ में कोशिश करते हो तो बन जाते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से हम देखें तो कृषि और विनिर्माण में क्या है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो कृषि सेक्टर क्या करती है? इंडस्ट्री को देखो यहाँ पे कच्चा माल देती है, ठीक है। और विनिर्माण सेक्टर क्या करता है? कृषि को उपलब्ध कराता है बहुत सारी सेवाएं, जैसे खाद, बीज और मशीन उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इन दोनों का यदि इसका विकास होता है तो इसका भी विकास होता है, दोनों का साथ साथ होता है। कृषि विनिर्माण क्षेत्र का विकास सामूहिक रूप से देश की जीडीपी, जीएनपी और निर्यात को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों पूरक हैं, दोनों का विकास होता है तो निश्चित रूप से देश को भी इसका फायदा मिलता है, लोगों के डेवलपमेंट को इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। विनिर्माण देश की जीडीपी में कितना योगदान है? मतलब यदि हम इंडस्ट्री की बात करें तो टोटल तो ज़्यादा है, मतलब विनिर्माण का इनकी यदि बात करें तो टोटल तो 25+ ही है ना, लेकिन केवल विनिर्माण सेक्टर की बात करें तो फिर 17% इसमें योगदान आता है, ठीक है। इसके अलावा यदि पूर्वी एशिया देशों की तुलना करें भारत से, तो वहाँ का विनिर्माण सेक्टर में योगदान ज़्यादा है। चीन से के साथ तुलना कर सकते हैं, उनका ज़्यादा है। मेंस की ऐसी बातें कर सकते हो कि यदि तुलना करें तो इंडस्ट्री में, इनमें रोजगारों में चीन हमसे आगे हैं, ठीक है। इसके अलावा देश में विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसी एनसीईआरटी में एक बात लिखी गई है कि यदि विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना है तो हमारे देश की सरकार एक पॉलिसी लेके आई, या ऐसी एक परिषद बनाया, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद। दोस्तों यहाँ से प्री में क्वेश्चन बन सकता है। अब आपके लिए होमवर्क क्या हो गया, आप इसके बारे में पूरी डिटेल
जानकारी हासिल करो कि ये क्या है, ये मतलब परिषद कैसे बनी, किस डिपार्टमेंट में आती है, किस मंत्रालय में आती है, इसका काम क्या है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स में आते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। और जो ईमानदारी से मेहनत करता है, जैसे मैं बोलता हूँ, यदि आप इस चैप्टर को ईमानदारी से देख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो ये जो मैं बोलता हूँ, सजेशन दे रहा हूँ, उनको भी करना यार। मतलब इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, निश्चित रूप से फायदा मिलेगा यार। एक अनुभवी व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है, जो खुद इन एग्जाम के प्रोसेस से बार बार गुजरा है, ठीक है, बार बार इंटरव्यू देने के धौलपुर हाउस पहुंचा, तो ऐसे नहीं पहुंचा, मतलब कहीं ना कहीं मेंस में और प्री में उनका अच्छा मेहनत होगी सामने वाले की, ठीक है, तभी वो पहुंचा होगा या आगे भी पहुंचेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बताता हूँ, तो ये मैं खुद करता हूँ यार। मैं आज जब अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में खुद एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ। एनसीईआरटी से बड़ा कोई हथियार नहीं है यूपीसी में। यदि आप एनसीईआरटी अपनी किताबें और कुछ टेक्स्ट बुक जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, और जैसे न्यूज़पेपर, जैसे बात आती है न्यूज़पेपर की, जैसे मैं हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, एक हिंदी का भी पढ़ता हूँ, ठीक है। यदि न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर आप सही करके जाते हो, एनसीईआरटी सही से पढ़ते हो और कुछ टेक्स्ट बुक्स पढ़ लेते हो, तो यार मतलब आप कमाल कर सकते हो मेंस के एग्जाम में या प्री एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, ये जो सिलेबस है ना, औद्योगिक अवस्थिति, आपको पता हो, यदि आप सिलेबस की जानकारी रखते हो तो कहाँ पे, ठीक है, ये सिलेबस में है। हमारे जीएस का जो पेपर है मेंस का, जीएस पेपर मेंस की बात कर रहे हैं, उसके अंदर पेपर फेस्ट में जो ज्योग्राफी का सिलेबस है ना, ज्योग्राफी भूगोल का जो सिलेबस है, उसमें यह बात लिखा है, इंडस्ट्री लोकलाइजेशन, इंडस्ट्री लोकेशन। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल एक क्वेश्चन आता है इंडस्ट्री को लेकर। जैसे 2020 में कौन सा क्वेश्चन आया, याद है, आया था, याद करो एक बार, नहीं याद आ रहा, या कुछ बच्चों को याद आ रहा हो, जो सीरियस बच्चे उनको पता है, उनको पता है कि 2020 में इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया था। यही बात जिनको पता होगी ना, वही अच्छे से पढ़ पाएगा। आप में से कितने लोग ये कमेंट करते हैं कि सर एनसीईआरटी किताबें कैसे पढ़ें, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। तो दोस्तों मेरी यही सलाह है कि जो बच्चा या बच्ची अपने सिलेबस को, यूपीसी का जो सिलेबस है, प्री और मेंस का जो भी सिलेबस है, उसको कम से कम 20 बार पढ़ लेगा या दीवार पर सामने रखेगा, और प्री और मेंस के पेपर को बार बार पढ़ेगा। प्री और मेंस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, इनको बार बार पढ़ के ये पता लगा लेगा कि यूपीसी पूछता क्या है, उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेते हैं ना, वो यही इन चीज़ों में आगे रहते हैं। मैं ये मानता हूँ, हमेशा नए बच्चों की बात बोलता हूँ कि आपकी तैयारी का 30% भाग क्या है, आपकी अप्रोच, आपकी मानसिक क्षमता। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले सिलेबस को ढंग से रट्टा मार लो, एकदम पूरा समझ लो, एकदम सिलेबस को पूरा। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन उनको 5-10 बार पढ़ के, प्री और मेंस के दोनों को देख लो कि यूपीसी पूछता क्या है। एक्चुअल में ये होता ही है कि यूपीसी इनसे बाहर कुछ नहीं पूछता। यूपीसी आपको गाइड करता है ऐसे कि यार आप क्यों फालतू में इधर उधर कोचिंगों के चक्कर लगा रहे हो, कितने किताबें फालतू में पढ़ रहे हो। इससे अच्छा है कि यूपीसी के जो 4-5 साल के पेपर है, 10 साल के मैक्सिमम पेपर हो सकते हैं, उनको देखिए, ये आइडिया लगा लो कि यूपीसी एग्जाम में पूछता क्या है। उसको बोलते हैं कोर आइडिया। और जब आपको पता लग जाए कि यूपीसी का कोर आइडिया क्या है, तो फिर आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना, किताबें पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। आप उस महासागर में नहीं जाओगे जहाँ पर बहुत सारी किताबों का भंडार लगा हुआ है। आप सिंपल से उस महासागर में कुछ बूंदे चुराओगे, किताबी रूपी बूंदे, कि ये 5-7-10 बूंदे आपके काम आएगी जीवन में। बस इतना ही करना है यार, सिंपल सी बात ये है। मैं ये कब बोल रहा हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि जब बार, जैसे मेरा 4 बार प्री हुआ है, ठीक है, और 3 बार इसमें मैं फिर इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ, तो ये बात बता सकता हूँ कि आज मतलब मेरे सक्सेस का राज क्या है, कि मुझे जल्दी सफलता इनमें क्यों मिली। हालांकि फाइनल सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रुका है, तो ऐसी बात नहीं कि हम असफल है। मैं हमेशा अपने आप को ये मानता हूँ कि कम से कम मुझे सौभाग्य से मौका तो मिला। मैं खुश रहता हूँ हमेशा इस बात को लेकर कि यार मुझे कम से कम 3 बार इंटरव्यू देने का मौका मिला, ठीक है। और इतना मतलब आईएएस की इस जर्नी में, एस्पिरेंट की जर्नी में, इतना एक अच्छा जो प्रोसेस चल रहा है यार, ये इसको इन्जॉय करो। मतलब सिंपल सी बात ये है कि यार यदि हम आईएएस की तैयारी नहीं करते ना, तो मतलब शायद हमेशा एक कमजोरी रहती है हमें कि हम जो अभी बन पाए हैं। अभी हम जैसे मैं अपना बोलता हूँ कि आईएएस की जर्नी ने मुझे इतना सिखाया कि एक अच्छा इंसान बन रहा हूँ, ठीक है। और कहीं कम नहीं है यार, मैं तो ये मानता हूँ कहीं हम किसी से कम नहीं रहेंगे, ये मेरी गारंटी। यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हो और आपका अंतिम सफलता भी नहीं होती ना, तो हम किसी के बाप से कम नहीं है, ठीक है। बहुत हम ऊपर रहते हैं हमेशा, अपने विचारों में ऊपर रहेंगे, अर्निंग में ऊपर रहेंगे, हर चीज़ में अर्निंग रहेंगे, यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हो, ठीक है। आप बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है यार इन चीज़ों को लेकर। बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि सर आपकी क्या समस्या रही है, आपका क्या कारण है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ यार। तो मतलब क्या बताऊँ उन चीज़ों को, सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें हम चर्चा नहीं कर सकते। कि हाँ, हो सकता है कि इंडिविजुअल कुछ प्रॉब्लम होती है, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, कई बार हमारी कमजोरी रह जाती है, यूपीसी चाहता है कि हम सिलेक्शन हमारा हो, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा मतलब सोचा करो मत, इतना सिंपल सी बात है कि मेहनत करो, टूट के मेहनत करो। जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी हेल्प मिल जाएगी आपको, बाकी अपनी मेहनत है ही, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि औद्योगिक अवस्थिति क्या होता है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि कोई भी इंडस्ट्री कहीं लगती है, तो उस इंडस्ट्री का मतलब वहीं क्यों लगती है। आपने कभी सोचा कि जैसे हमने देखा कि जैसे
जमशेदपुर की बात करें कि वहाँ पे टाटा इंडस्ट्री वगैरह ये इतनी ग्रो क्यों हुई हो पाई, उसके कारण क्या है, कभी आपने सोचा? बिल्कुल उसके कारण है, स्थानीय कारण है। जैसे कच्चा माल उनको वही मिल जाएगा, कौन सा, आयरन मिल जाएगा, कोयला मिल जाएगा, मैग्नीज उनको मिल जाएगा। वहाँ की मतलब परिवहन जो जुड़ाव है वो कैसा है, वहाँ पे मार्केट कैसा है, वहाँ पे ये सब कारक होते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो किसी भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लो, याद रखना दोस्तों, इंडस्ट्री में जो क्वेश्चन आएगा ना, अभी बताता हूँ मेंस में कैसे क्वेश्चन आएगा। यहाँ से मेंस में कोई भी इंडस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो किसी एक इंडस्ट्री का नाम लेंगे, जैसे लोह इस्पात इंडस्ट्री है या चीनी उद्योग है, मान लो चीनी उद्योग है, तो इसका एक तो ये पूछ सकता है कि इसके स्थानीयकरण के कारण क्या है, मतलब उसकी अवस्थिति के कारण क्या है, वो कोई भी इंडस्ट्री वहाँ पे क्यों होती है, अवस्थिति के कारण बताओ, ठीक है, एक तो ये पूछ सकता है। एक ये पूछ सकता है कि कोई इंडस्ट्री है, मान लो जैसे चीनी उद्योग है, ठीक है, चीनी उद्योग है या लोह इस्पात उद्योग है, हाल ही में इनमें क्या बदलाव देखा जा रहा है कि अपनी अपनी अवस्थिति के बजाय अन्य स्थानों पर भी इसकी स्थापना हो रही है। ऐसे कौन से बदलाव देखे जा रहे हैं? तो इसका मतलब परिवहन क्रांति में बदलाव आया, विज्ञान प्रौद्योगिकी में बदलाव आया, और भी हमारी रणनीति में बदलाव आया। हो सकता है कि हम कच्चा माल जो पहले वहीं था, जैसे हम बात करें, सिंपल सी बात करें कि जैसे झारखंड में जो भी, झारखंड या पश्चिम बंगाल में जो भी लोह इस्पात उद्योग है आज जहाँ पे है, वहाँ पे कच्चा माल भविष्य में खत्म हो जाए, तो हो सकता है वहाँ पे वो इंडस्ट्री भी नहीं रहे। हो सकता है हमें कच्चा माल बाहर से मंगाना पड़े, तो इंडस्ट्री हो सकता है बंदरगाह की ओर जाए। सही बात है। तो इसका मतलब बहुत सारे कारक हो सकते हैं। सरकार की ऐसी रणनीति बन सकती है कि हमें किस क्षेत्र में इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, सरकार वहाँ पे टैक्स छूट दे सकती है। जैसे हाल ही में देखा ना कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार वहाँ पे टैक्स में छूट दे रही है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी इंडस्ट्री डेवलप कर रही है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया कि कोई भी उद्योग की आदर्श स्थिति कहाँ पे होगी, उसके कच्चे माल की उपलब्धता पर होगी, श्रमिक पर होगी, पूंजी, ऊर्जा, बाजार और परिवहन पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसके अलावा नगरीकरण व औद्योगिकरण, इसमें एक चीज़ दे रखा है कि नगरीकरण की प्रक्रिया और औद्योगिकरण प्रक्रिया भी साथ साथ होती है। यदि आप हमारे बड़े शहरों को देखोगे या बड़ी इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र है उनको देखोगे, तो इसमें आपको पता लगेगा कि कोई भी बड़ा शहर है एक कितना बड़ा रोल निभाता है किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने में, या कोई इंडस्ट्री भी कई बार शहर में बदल जाती है, उसमें भी योगदान होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे लिखा हुआ है कि नगरीकरण क्या करता है, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रम, वित्तीय सलाह, बाजार की सुविधा प्रदान करता है, किसको, औद्योगिकरण को। ठीक है, इसलिए उद्योगों का डेवलप होना यहाँ पे पॉसिबल होता है। इसके अलावा उद्योग क्या करता है, ये सप्लाई करता है, किसको, नगर को सप्लाई करता है। ठीक है, नगर इसके लिए बाजार भी है, लेकिन उद्योग इसको सप्लाई करके इस किसी भी शहर को मतलब अच्छी सुविधाएं भी देता है। तो दोनों का डेवलपमेंट एक साथ साथ भी हो सकता है। ऐसे डायग्राम देखो, कितना प्यारा डायग्राम है, कितना सुंदर डायग्राम है। ऐसा डायग्राम मेंस के एग्जाम में बना के आ गए तो अच्छे नंबर मिलेंगे। और कहीं से नहीं है, आप अपने जो भी एनसीईआरटी में लिखे उनको विचारों को आप ऐसे लिख दो, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे इसमें एक शब्दावली दी गई है, समूह बचत वो समूह प्रभाव। समूह बचत या प्रभाव क्या होता है? ठीक है, तो समूह बचत और प्रभाव मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे कोई इंडस्ट्री लगती है, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री लगती है यहाँ पे, उस इंडस्ट्री की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे परिवहन का जाल भी बसता है, वहाँ पे बैंक या और भी मतलब सुविधाएं होती हैं। इस इंडस्ट्री की वजह से अन्य इंडस्ट्री भी डेवलप होती है। ठीक है, मतलब एक औद्योगिक संकुल बन जाता है, कई उद्योग एक साथ होते हैं। तो इसका क्या, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी विद्युत का है या जल का है या सड़कों का है, लाभ सबको मिलता है। मतलब जितना भी डेवलपमेंट होता है एक इंडस्ट्री की वजह से अन्य इंडस्ट्री जब डेवलप होती है तो उसका लाभ सबको मिलता है। तो इसको भी कई बार बोलते हैं कि बचत हो जाती है, कि कोई भी इंडस्ट्री जब लगती है तो उसको लगाने में खर्चा कम आएगा, तो उसको बोलते हैं समूह प्रभाव सामान्य भाषा में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं। सही बात है, कोई भी नगर जब बसता है तो कितना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो कोई भी इंडस्ट्री है उसके लिए आसान हो जाएगा वहाँ पे बसना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं समूह बचत बोलते हैं, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है। बाकी सामान्य भाषा में मैंने समझाया कि कुछ उद्योग यदि एक साथ लगते हैं तो उनको खर्चा कम आता है। ठीक है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार रहता है, इसलिए खर्चा कम आता है। और आगे यही क्या होता है, समूह प्रभाव से क्या फायदा मिलता है, औद्योगिक समूह बनता है, यानी एक इंडस्ट्री की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री या वहाँ पे लगनी शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ पे जमशेदपुर में देखने को मिलता है कि लोह इस्पात इंडस्ट्री की वजह से बहुत सारे और भी मतलब टूल, इनकी टिन शेड वगैरह कई सारी मतलब इंडस्ट्री एक साथ लग जाती है, इस्पात की, एल्यूमिनियम की। ठीक है, इसके अलावा आगे हम बात करते हैं। इसमें एक चीज़ और दी गई कि उद्योग और बाजार में एक संबंध देखा गया। यहाँ पे एक बार देखते हैं कि इंडस्ट्री और, यहाँ पे ये डायग्राम एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बनाया गया है कि कोई भी उद्योग होता है, उद्योग और बाजार में संबंध क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले एक अच्छा सा डायग्राम बनाया गया उद्योग और बाजार के संबंध का,
कि निवेश की बात करें, सबसे पहले कच्चा माल और उसके मतलब घटकों जो भी हमें चाहिए, ठीक है, वो चाहिए होते हैं। बाद में परिवहन, कारखाना, तैयार माल, उत्पाद, परिवहन और बाजार। सही बात है कि कोई भी इंडस्ट्री है ना, सही बात है, तभी टिक पाएगी जब उसका बाजार सप्लाई वाला मामला उसके आसपास होगा या संभावना बनेगी। जैसे कोलकाता के आसपास बहुत सारे इंडस्ट्री ऐसे इसलिए डेवलप हो गई कि कोलकाता एक बड़ा बाजार उनके पास है, ठीक है। आपने ये देखा होगा कि भारत में बहुत सारे जैसे मोटर इंडस्ट्री है, जैसे कारों का या मोटरसाइकिल, इनका जो दोपहिया वाहन, इनका उत्पादन होता है। तो आपने देखा होगा जैसे गुड़गांव और मानेसर में काफ़ी इंडस्ट्री है। तो वो क्यों है? क्योंकि उसकी सप्लाई या उसका मार्केट जो दिल्ली है या नॉर्थ इंडिया के जो बड़े शहर हैं, वो उनको कहीं ना कहीं सुविधाएं प्रदान करते हैं, या बाजार की एक कहीं ना कहीं सप्लाई, डिमांड सप्लाई का मामला बन जाता है वहाँ पे। तो ये संबंध होता है इसमें कि उद्योग और बाजार में संबंध यहाँ पे डायग्राम अच्छे से बताया गया है कि क्या संबंध होता है। यह सिंपल वही है कि कोई भी इंडस्ट्री जहाँ लगती है तो उसके अंदर कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए। यहाँ पे पूंजी की भी बात की गई। सही बात है, बाजार पूंजी प्रदान करेगा, निवेश भी आएगा इंडस्ट्री में, ठीक है। सिंपल सी यहाँ पे समझाया गया है, कोई ज़्यादा खास समझने वाली बात नहीं है। तो इस यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसको आप इतना जटिल नहीं बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल बना सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए आदर्श स्थिति कौन सी है, कि कोई इंडस्ट्री कहाँ पे लगेगा। और उद्योग और बाजार में बिल्कुल संबंध होता है यार, वही नगर वाला और औद्योगिकरण वाला संबंध है, वो इसमें संबंध है। सिंपल सी बात है कि उद्योग क्या करेगा, किसी भी मार्केट या शहर के लिए सप्लाई तो करेगा ना। तो इसका मतलब कोई भी उद्योग इसलिए सक्सेस हो पाता है कि उसके आसपास बड़ा बाजार है, ठीक है। ये सिंपल सा संबंध है इसमें। एक और डायग्राम यहाँ पे एक और देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा उद्योग की आदर्श स्थिति का मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि किसी भी उद्योग की आदर्श स्थिति कैसे हो सकती है। कच्चे माल, ऊर्जा, जल, सस्ता श्रम, परिवहन, बाजार, सरकारी नीति आदि से हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे भी वही चीज़ें दी गई, कोई खास चीज़ें है नहीं कि किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए जैसे उस स्थान पर उत्पादन की लागत क्या होगी। देखो एक सिंपल सी बात देखते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री तभी लग पाएगी ना कि उसकी आदर्श स्थिति कैसे। जैसे कच्चे माल की एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम कि कोई इंडस्ट्री, मतलब इसमें एक डायग्राम बन सकता है कि जैसे हम एक त्रिभुज के माध्यम से समझते हैं इसमें कि कोई इंडस्ट्री में लगानी है, ठीक है। इंडस्ट्री में लगानी है, उसमें 2-3 त्रिभुज बनते हैं, अलग अलग बना सकते हैं हम। कि जैसे हम पहले ए वाले एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें कोई इस्पात इंडस्ट्री में लगानी हो तो इस्पात इंडस्ट्री के लिए 2 चीज़ हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए कि एक तो चाहिए हमें लोहा, ठीक है, एक चाहिए कोयला, और फिर बाजार वगैरह इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यहाँ पे लोहा मिलता है, आयरन मिलता है, और यहाँ पे कोल मिलता है। तो कौन सी आदर्श स्थिति होगी कि हमें लोह इस्पात लगाना चाहिए। मतलब लोह इस्पात उद्योग हमें, एक चीज़ और है कि दोनों दोनों ही उद्योग क्या है, मतलब ये जो दोनों ही कच्चा माल जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, कच्चे माल, दोनों कच्चे माल कौन सा, लोहा और कोयला, जब हम दोनों को मिलाएंगे या दोनों को एक साथ ले जाएंगे, ठीक है, इस्पात बनाने के लिए कोकिंग कोल चाहिए हमें, ठीक है। तो क्या होगा, इनका भार कम होगा या ज़्यादा होगा, इनका भार कम होगा, ठीक है। तो भार कम होगा, इसका मतलब हमें इंडस्ट्री ऐसी स्थिति में लगानी होगी जहाँ पर ये दोनों मतलब आदर्श स्थिति में हो। जैसे हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ तक आयरन लाना पड़ेगा, यहाँ पे कोयला लाना पड़ेगा। इसके बजाय ये कर सकते हैं हम कि किसी एक स्थान पर, जैसे यहाँ पे कोयला मिलता है, यहाँ पे आयरन मिलता है, तो हम आयरन वाले स्थान पर लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आयरन में भी क्या होता है, बहुत सारा कच्चा माल होता है। यदि इस कच्चे माल को हम यहाँ पे ले जाएंगे तो कितना कचरा भी साथ में ले जा रहे हैं, इसलिए परिवहन का खर्चा बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इससे बचने के लिए क्या होगा, हमें इंडस्ट्री कहाँ पे स्थापित करनी चाहिए, जहाँ पे लोहा है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आप इनके एग्जाम्पल देखा, टाटा वाला एग्जाम्पल, टाटा वाला एग्जाम्पल जैसे जमशेदपुर में है, जमशेदपुर में है। तो क्यों है, क्योंकि आयरन वहाँ पे कच्चा माल मिल रहा है, मार्केट चलो यहाँ हो सकता है। तो इस इंडस्ट्री में आपने क्या देखा, इसमें 2-3 चीज़ें डिपेंड करती है। एक तो कच्चा माल कहाँ पे मिलता है, ठीक है, उसकी लागत क्या है, एक तो ये बात डिपेंड करता है। दूसरी इसमें ये भी देखना कच्चा माल भार गेन करने वाला है या भार कम करने वाला है। तो यदि भार गेन करने वाला है तो उसको तो फिर बाजार के पास ले जाना चाहिए। जैसे अभी मैं बात करता हूँ मतलब चीनी की, इनकी बात करते हैं, चीनी वाले उद्योग की। यदि चीनी या गेहूं की बात करते हैं, इनसे बिस्कुट बनाना हो, जैसे एक जगह किसी बिस्किट, यहाँ पे बाजार में बिस्किट बनाना है हमें, ठीक है, बिस्किट या बेकरी जो उद्योग लगाना है, तो हमें पता है कि इसके लिए गेहूं आएगा एक जगह से चीनी भी आएगी, है ना, ये चाहिए। तो ये बाजार की तरफ स्थापित करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, मिलने के बाद बाहर गेन करेंगे, जबकि यही अभी बाहर छोड़ते हैं, मतलब बाहर कम होता है। अभी हमने बात की ना कि जैसे लो, इसको हम यहाँ क्यों ले जाएंगे, हम इस्पात बना के ले जाएंगे ना बाजार में। जैसे एक चीज़ देखो, दोबारा से इसको समझाता हूँ एक बार, या इस्पात वाला समझाता हूँ। ऐसा मतलब 11वीं क्लास के एनसीईआरटी, 12th वाले एनसीईआरटी में ज़्यादा मिलेगा कि जैसे हमें आयरन इंडस्ट्री स्थापित करनी है, तो आयरन इंडस्ट्री के लिए चाहिए हमें आयरन चाहिए, कोयला चाहिए, और उसके बाद में हमें चाहिए मार्केट, कि इसको पहुंचाना भी तो है ना। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट लेके चलते हैं एक बार। तो इंडस्ट्री कहाँ पे होनी चाहिए, मैंने कहा कि यदि कच्चा माल में भार ह्रास होता है, ठीक है, भार ह्रास होता है,
तो बाहर हास होता है ना, तो इंडस्ट्री वहाँ पे कच्चे माल के स्थान पर स्थापित करनी चाहिए। जैसे लोहा जब निकलता है, लोहा एस्क जो होता है, उसमें बहुत सारा और भी कचरा है, उसको साफ करने के लिए हमें और भी चीज़ें करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर लोहा जब बनाते हैं इस्पात, तो कम कितना इस्पात कम निकलता है उससे, तो इस्पात कितना खर्चा करना पड़ता है या जो भी है, ठीक है। इसलिए जो कच्चा माल मिलता है वहीं इसकी स्थापना करना अच्छा रहता है लागत के हिसाब से, है ना। तो जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया जमशेदपुर वाला, ठीक है, एक अच्छा एग्जाम्पल दिया। अभी इसमें एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक नया ट्रेंड क्या देखने को मिल रहा है, इसको समझना कि यही तो 2020 क्वेश्चन आया था। 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया था 2020 के एग्जाम में कि जो लोहा इस्पात उद्योग है ना, आजकल पूरे विश्व स्तर पर ये देखा जा रहा है कि लोहा इस्पात उद्योग आजकल है ना अपने कच्चे माल की बजाय अन्य स्थान पर आ रहे हैं। अन्य स्थान जैसे कौन से, बंदरगाह हो गया। तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं विशाखापट्टनम वाले का एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, ठीक है। एक मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये इंडिया का मैप बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इंडिया का मैप हो गया। और यहाँ पे सपोज करना ऑस्ट्रेलिया है। तो अभी हमारी इंडस्ट्री मोस्ट ऑफ लो इस्पात वाली कहाँ पे, यहाँ पे ज़्यादा लोकेट वाली है, क्योंकि यहाँ पे कच्चा माल वगैरह जब सुविधाएं अच्छी मिल जाती है। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि जैसे विशाखापट्टनम वाला है, विशाखापट्टनम लगभग यहाँ पे विशाखापट्टनम है, पारादीप है, यहाँ पे भी है ना आयरन इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो करने लगी है, ठीक। आयरन इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो करने लगी है। क्यों करने लगी है, इसका फ़ायदा क्योंकि कच्चा माल लोहा जो है इनको मिल जाएगा, बेलाडेला छत्तीसगढ़ से मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन कच्चा माल जो कोयला है वो कहाँ से आयात हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आयात हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया से क्या हो रहा है, कोयला आयात हो रहा है। तो यहाँ से आयरन आ गया, यहाँ से कोयला आ गया, यहाँ पे इस्पात इंडस्ट्री लग गई, और इसका मार्केट कहाँ है, जापान में है। मार्केट इसमें जापान में। इसलिए बंदरगाह पर इस लोकेशन को, इस इस्पात या उद्योग को स्थापित करना हमारे लिए फ़ायदेमंद था, क्योंकि यदि हम यही लो इस्पात उद्योग आंतरिक क्षेत्र में बनाते तो हमें कोयला कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लाते हैं, फिर अंदर जाने में काफ़ी खर्चा बढ़ जाएगा अपना। इसकी वजह तो ये हो गया कि इसको बंदरगाह पर स्थापित करें, क्योंकि लागत कम। सब कुछ सिंपल सी बात है कि लागत मूल्य सिद्धांत पर ही डिपेंड करता है। यदि जहाँ पर हमारी लागत कम आएगी ना, जहाँ पे अनुकूल स्थिति होगी, यदि खर्चे की कम आएगी तो वहीं इंडस्ट्री लगेगी। सिंपल सी बात ये है, इसको समझ लो बस। ये मैंने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया है। बाकी बड़े स्तर पर वो डिटेल में आगे पढ़ेंगे, यहाँ तो इतना समझ लिया तो काफ़ी है। तो आगे बढ़ते हैं कि कोई भी उद्योग है ना, उसकी यही आदर्श स्थिति है। एक सेकंड वापस लेते हैं, ठीक है। यही स्थिति, इनको आप पकड़ के रखो कि उद्योग की आदर्श स्थिति कहाँ पे होगी, जहाँ पे कच्चा माल ठीक है मिलेगा, ऊर्जा के साधन है कि नहीं, जल की मात्रा वहाँ पे है कि नहीं, सस्ता श्रम है कि नहीं, परिवहन कैसा है, बाजार कैसी है, इन सब का फिर लागत निकालते हैं कि यदि हम यहाँ पे इंडस्ट्री जो लगा रहे हैं, लागत और लाभ जो होते हैं ना, लाभ इन पर डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कहाँ पे लगेगी। सिंपल सी बात है, यदि कहीं पे लागत ज़्यादा बढ़ रही है, कहीं पे लागत ज़्यादा बढ़ रही है, लाभ कम हो रहा है, तो इंडस्ट्री वहाँ पे स्थापित नहीं करेंगे। हम वहाँ पे इंडस्ट्री स्थापित करेंगे जहाँ पे हमें लाभ ज़्यादा होगा, भरपूर लाभ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। सिंपल सी बात है, जितने भी आप एग्जाम्पल देखते हो, जितनी भी इंडस्ट्री का, सबको आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन कई बार ये होता है कि सरकारी नीति भी इसमें रोल निभाती है। सरकार कई बार लागत मूल्य नहीं देखती, सरकार लोगों की भलाई भी देखती है, सस्टेन डेवलपमेंट को देखती है। इसलिए कई इंडस्ट्री दूर क्षेत्रों में स्थापित करते हैं जानबूझ के, ताकि लोगों का, वहाँ के लोगों का विकास हो। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर बहुत शानदार है, यदि ये समझ लिया ना, मेंस के एग्जाम में आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, एक मुझे छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि एक पेज को हमें सामने रखना है। देखो ये छोटा जानबूझ के किया है, समझ में आ जाएगा, आराम से समझाता हूँ। अभी क्या किया मैंने, यहाँ पे इंडस्ट्री का वर्गीकरण किया है कि इंडस्ट्री का वर्गीकरण यदि करते हैं हम, ठीक है, तो उद्योगों का यदि वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण में कई प्रकार के उद्योग हैं। जैसे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, यहाँ पे थोड़ा बहुत कम भी दिखाई देता है, पीडीएफ में देख लेना, ठीक है। सबसे पहले बात करें उद्योगों के वर्गीकरण की। जैसे कच्चे माल के स्रोत की बात करें तो जैसे कच्चे माल के स्रोत पर कुछ उद्योग स्थापित होते हैं। जैसे कृषि की बात करें तो चीनी और सूती वस्त्र उद्योग इस पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। और बड़ा कर लेता हूँ एक बार। तो सबसे पहले हमने बात की कि कुछ उद्योग होते हैं कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, कृषि पर आधारित हो गए, चीनी सूती वस्त्र उद्योग हो गया। खनन उद्योग पर लोह इस्पात उद्योग, बहुत सारे एल्यूमिनियम इस्पात उद्योग आदि हो गए। प्रमुख भूमिका के आधार पर, यानी वो आधारभूत उद्योग है कि नहीं। जैसे लोह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग होता है, क्योंकि अन्य इंडस्ट्री भी इस पर डिपेंड करती है, लोह हर जगह काम आता है, ठीक है। कुछ होते हैं उपभोक्ता उद्योग, जैसे चीनी या कागज उद्योग होते हैं, तो उन उद्योग की भूमिका क्या है, उसके आधार पर इनका बंटवारा करते हैं। पूंजी निवेश के आधार पर आपने देखा होगा, लघु मध्यम वर्ती उद्योग भी इनको मान सकते हैं, कितना इसमें पूंजी लगाई गई, कितने लोग इसमें रोजगार में हैं, उसके आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर हम जानते हैं कि यदि सरकार की पूरी भागीदारी है तो उसमें सार्वजनिक उद्योग बोलते हैं, जैसे सेल, बेल आदि, ठीक है। कुछ निजी होते हैं, टाटा और बजाज। कुछ संयुक्त रूप से होते हैं, जैसे ऑयल इंडिया। संयुक्त रूप से मतलब सार्वजनिक और निजी मिलकर उसमें काम करते हैं, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये संयुक्त रूप से हैं। कुछ सहकारी होते हैं, सहकारी मतलब वहाँ पे सरकार, जनता सब मिलकर काम करते हैं, उत्पादक संगठन सब आपस में मिलकर काम करते हैं। ज़्यादातर ये होता है सहकारी संगठन में, उत्पादक मतलब जो उत्पादन करते हैं, ठीक है, जैसे गन्ना उत्पादक है, और कुछ इसके जो मतलब उत्पाद को खरीदने वाले हैं, वो आपस में सहयोग करके ऐसा कुछ करते हैं। सहकारी मतलब सब लोग मिलके ऐसा कुछ करके, ठीक है।
इसके अलावा कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल व तैयार माल व मात्रा व भार के आधार पर, जैसे भारी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, हल्का उद्योग, विद्युत उद्योग। तो ये कैटेगरी बना दी है कि हम यदि इंडस्ट्री को बांटें। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये तो एनसीईआरटी में दिया था इसलिए मैंने समझाने के लिए इसको आपको समझाया, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ उद्योग पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले उद्योग की बात करें, कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग है, दिमाग में ये चीज़ रखना, दिमाग में ये बात रखना कि मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेंस में आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो परंपरागत क्वेश्चन, ठीक है, परंपरागत क्वेश्चन। परंपरागत क्वेश्चन का मतलब क्या है? स्टैटिक पार्ट में, स्टैटिक में ये पूछा जाएगा कि कोई भी इंडस्ट्री है, एग्जाम्पल देके पूछेगा, जैसे सूती वस्त्र उद्योग भारत में कहाँ है, इसका क्या पैटर्न देखने को मिलता है, या सीमेंट उद्योग भारत में कहाँ है, ठीक, लौह इस्पात उद्योग कहाँ है। एक ये डायनेमिक क्या पूछा जाएगा, डायनेमिक में ये पूछा जाएगा कि उसमें बदलाव क्या आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मैंने अभी बताया कि लौह इस्पात उद्योग आजकल कहाँ पे विकसित हो रहा है, इसका बदलाव क्या है। जैसे एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, प्री में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो चीनी उद्योग है ना, चीनी उद्योग ये आजकल नॉर्थ इंडिया की बजाय कहाँ जा रहा है? दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत में। ये देखो, पहले ट्रेडिशनल रूप से ये कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में गंगा के मैदानों में इंडस्ट्री ज़्यादा लगती थी, लेकिन हाल ही में ये देखा गया है, क्या कारण है कि दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु, पश्चिम भारत विशेषकर महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हो रही है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो मेंस में क्वेश्चन डायनेमिक आ सकता है, इसमें बदलाव बताओ कि इसमें क्या कारण है। ठीक है, और ये मेंस के आपको मेरे मॉडल आंसर देखने हैं तो आप मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाना, और वहाँ पे 2020 की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी, 2020 मेंस मॉडल आंसर। उसमें मैंने ज्योग्राफी वाले बता रखे हैं मॉडल आंसर। मतलब आपको नहीं पता हो तो आप सिंपल से ये करो कि मेरे यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप ये देखो कि मेंस 2020 एग्ज़ाम के मैंने मॉडल आंसर बना रखे हैं, मॉडल आंसर। ठीक है, मॉडल आंसर देखो, और इसमें ज्योग्राफी वाला यही क्वेश्चन अभी चर्चा कर रहा हूँ ना, इस्पात वाला, ये क्वेश्चन भी वहाँ पे है। तो उसको देखो जाके, आपको पता लग जाएगा कैसे आंसर राइटिंग करनी है, बेहतरीन तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार है। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही नॉलेजफुल है आज। तो सबसे पहले बात करें सूती वस्त्र उद्योग की। तो सूती वस्त्र उद्योग में क्या है कि प्रथम, जैसे एग्जांपल देके बताया गया है, ये प्रीलिम्स के इफेक्ट हो सकते हैं कि प्रथम सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। विश्व युद्धों ने भारत में सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट बनते हैं प्रीलिम्स में, आईएएस प्री एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट बनते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है कि भारत में जो इंडस्ट्री है ना, अंग्रेजों ने वैसे कोशिश की थी कि भारत में इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हो। तो 1914 से पहले देखना आप, भारतीय जो जितनी भी इंडस्ट्री है, सूती वस्त्र हो, लौह इस्पात हो या अन्य उद्योग है ना, संघर्ष कर रहे थे, सफलता के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार आता ना, वर्ल्ड वार आता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार, इन्होंने भारतीय इंडस्ट्री में योगदान किया बढ़ाने में। याद रखना, जैसे टाटा की हम बात करें, टाटा की स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी। जैसे कब हुई थी इतना खास तो मुझे याद नहीं, 1902, 3, 5 जो भी है उससे पहले हो चुकी थी। लेकिन टाटा का जो असली जो विकास हुआ है 1914 के आसपास जाके हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड वार के कारण डिमांड बढ़ गई थी और अंग्रेज केवल या इंग्लैंड केवल इन डिमांड की सप्लाई नहीं कर पाया, इसलिए भारत के अंदर जो इंडस्ट्री थी वो सक्सेस होने लगी। तो इनका बड़ा रोल होता है। कभी ऐसा स्टेटमेंट प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे तो ये सही बात है। तो विश्व युद्ध ने भारत के सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। ठीक है, यदि हम विकास की बात करें, विकास की यदि इसमें बात करें तो आरंभिक जो सूती वस्त्र उद्योग है भारत में, महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा विकसित हो पाया था। जैसे मैप बना लेते हैं, जहाँ पे आपको लगे ना मैप बनाना है, मैप बना लेना। क्यों? जैसे आपको ये पता है, ज्योग्राफी का नॉलेज हम पहले पढ़ के आए हैं। ये क्षेत्र कौन सा मिट्टी का क्षेत्र है? काली मिट्टी का क्षेत्र है। आपको पता होना चाहिए काली मिट्टी क्षेत्र है, क्योंकि बेसाल्ट का लावा, याद करो पहले वाले चैप्टर याद करो, बेसाल्ट के बने हुए, बेसाल्ट से काली मिट्टी बनी है। ठीक है, तो काली मिट्टी के क्षेत्र में कौन सी फसल अच्छी हो सकती है? कपास, कपास अच्छा हो सकता है। और आप ये भी जानते हो कि यहाँ से मानसून भी आता है। और कपास कौन सी फसल है ये भी पता होना चाहिए, बताओ एक बार, याद करो। कपास है खरीफ की फसल है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी है, रेगुड़ जिसको बोलते थे। अपने आप जो कट पड़ जाती है जब पानी की कमी होती है, तो ऐसा लगता है अपने आप, मतलब जोत हो गया उसमें, है ना, एकदम करारी सी, ऐसी क्रंची बोलते हैं उसको, क्रंची टाइप की दिखाई देती है। बेसाल्ट का अलावा काली मिट्टी, कपास, तो इसका मतलब कपास यहाँ पे है। अभी हमने बात की कि जितनी भी इंडस्ट्री है सबसे पहले कच्चे माल के आसपास लगने की संभावना होती है। तो भारत में प्रारंभिक यदि बात करें तो अधिकांश सूती वस्त्र की जो मिलें हैं कहाँ पे? महाराष्ट्र और गुजरात में। इनको लोकेट कर दो। यदि ये क्वेश्चन आता है सूती वस्त्र का तो इनको लोकेट कर दो कि यहाँ पे है और यहाँ पे है प्रारंभिक रूप से। ठीक है, लोकेट कर दिया। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात कपास उत्पादन क्षेत्र है। कारक क्या है? कारक ये कि एक तो नमीयुक्त जलवायु है। ठीक है, एक श्रम भी यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाता है। यहाँ से राजस्थान से श्रम आ जाएगा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ से श्रम मिल जाएगा इनको। बंदरगाह कहाँ पे? दोनों में बंदरगाह, अच्छे बंदरगाह दोनों में, मुंबई में भी है।
ठीक है, गुजरात में भी अच्छे बन रखा है, परिवहन क्रांति अच्छी है, स्थानीयकरण मतलब कच्चे माल की सुविधा अच्छी है, बहुत सारे कारक है। इसका मतलब सूती वस्त्र उद्योग को स्थापित करने में प्रारंभिक जो कारक की हम बात करते हैं उनका बड़ा रोल है। सबसे अच्छा क्या है, कच्चा माल। कपास कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। लेकिन आजकल आपने देखा ना, कपास कहाँ पे हो रहा है, कपास बहुत जगह हो रहा है आजकल। ये हो गया, जैसे इसमें ये बात लिखी, नमी युक्त जलवायु चाहिए हमें। नमी युक्त जलवायु जो कपास के रेशे होते हैं उनके लिए उपयुक्त होती है। रेशे मतलब वगैरह अच्छा बन जाते हैं, उससे टूटते नहीं, ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ बताओ आप कि आजकल हमारी विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि नमीयुक्त जलवायु तो हम प्रयोगशाला में या किसी इंडस्ट्री में बना सकते हैं। इसका मतलब इसकी तो आवश्यकता नहीं है कि नमीयुक्त जलवायु ही चाहिए। आजकल तो हम कहीं भी नमीयुक्त जलवायु वातावरण बना लेंगे। इसका मतलब इंडस्ट्री कहीं भी लग सकती है, सोचो इस बात को। और दूसरा, कपास की हम बात करें तो आपने ये देखा होगा, बीटी कॉटन, जब से बीटी कॉटन आया है या जब से हरित क्रांति आपने देखा, हरित क्रांति आई है, तो कपास का उत्पादन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी होने लगा है, ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, इसका मतलब जो सूती वस्त्र इंडस्ट्री है कहीं भी लग सकती है, बस बदलाव आ गया। अभी हमने बात की थी, एक स्टैटिक पार्ट पता होना चाहिए कि सूती वस्त्र उद्योग सर्वप्रथम कहाँ पे विकसित हुआ, उसके बाद में इसमें बदलाव क्या है ये आपको पता होना चाहिए। बस यही दो चीज़ें पता हो गई तो आप मेंस के किसी भी क्वेश्चन को, कैसा भी क्वेश्चन घुमा के दे, उस क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे आप। और अच्छे डायग्राम मैप में बता रहा हूँ आपको कि जैसे ये क्वेश्चन देखा, कोई भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखा, आपको पता होना चाहिए, तुरंत बना दो डायग्राम। और मैंने कितनी बार आपको डायग्राम बनाना सिखाया है। मुझे देखिए, जैसे यहाँ पे 5 सेकंड में डायग्राम बनाना हो इंडिया का, मतलब मुझे जैसे साउथ इंडिया का दिखाना है तो मैं सिंपल सी बात है ऐसे करके साउथ इंडिया का दिखा दूंगा आराम से। ठीक है, ज़्यादा नहीं दिखाना है इसमें, ये नहीं कि पूरा इंडिया का बनाना पड़ेगा। चलो पूरा इंडिया का भी बना लेते हैं, तो कितना फास्ट बन सकता है। ठीक है, पूरा इंडिया का भी हम फास्ट बना सकते हैं। देखो कितना फास्ट बन गया, बन जाता है। यहाँ पे लोकेट कर दो कहीं, जो भी लोकेट करना है। इतना ये नहीं कि सुंदर की बनाओगे तो फिर एक मैप ही बनेगा, आवश्यकता नहीं है, डिमांड ही नहीं है उसकी। कई बार मैं इतना फास्ट बनाता हूँ, कुछ मैप मुझे ज़्यादा बनाने हो, टाइम कम हो, तो मैं ऐसे करके यूँ इंडिया का मैप बना देता हूँ और उसको लोकेट करता हूँ। क्यों नहीं है भाई, इंडिया का मैप है। इसमें ये नहीं कि आप इसको माप के बनाओगे, उसकी आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा बना दो बस। वर्तमान की बात करें सूती वस्त्र उद्योग की, जैसे आजकल विकेंद्रीकरण हो गया, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, सब जगह आजकल हो गया है। कारक, परिवहन क्रांति हर जगह होगी। तकनीकी अभी मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया। ठीक है, जीएम कॉटन जो फसलें हैं, ठीक है, जीएम कॉटन की बात कर रहे थे। कोस्टल डिजाइन आजकल हर जगह हो गया, पूंजी बाजार मतलब सब जगह है। तो आजकल बदलाव आने लगा है। इसको आप बताओ, यही कुछ ना, सूती वस्त्र उद्योग का बदलाव क्या देखा जा रहा है, तो बता दो, 2-4 कारक अच्छे बता दोगे, एग्जाम्पल दे दोगे तो मज़ा आ जाएगा। वही डिमांड है इसकी। अभी ये भी चीज़ है कि समस्या भी बहुत सारी है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग की बहुत सारी समस्या, जैसे यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। उच्च कोटि के धागे का, जैसे भारत में क्या होता है, भारत में ये होता है, ये विकासशील राष्ट्रों की गरीबी का ये कारण होता है कि ये देश कच्चा माल ज़्यादा निर्यात करते हैं। आप देखना कभी भी कच्चा माल यहाँ से ज़्यादा निर्यात करते हैं। जैसे अफ्रीकन राष्ट्र की बात करें, अफ्रीकन राष्ट्र आज भी बहुत ज़्यादा कच्चा माल निर्यात करते हैं। जबकि कोई देश यदि अपनी विनिर्माण वाले इंडस्ट्री को या विनिर्माण उत्पाद निर्यात करता है तो वो विकसित देशों की श्रेणी में आने लगता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कच्चे जो अच्छा धागा है उसको निर्यात करते हैं, जब हमें चाहिए तो हम खुद आयात करते हैं बाद में, ऐसा होता है। तो एक तो उच्च कोटि के धागे का हम निर्यात कर देते हैं। इसकी बजाय देखो, इसमें एक एग्जाम्पल दिया था कि यदि हम अच्छी क्वालिटी के धागे को बेचते हैं, जो 1 किलो धागे का लगभग 80 रुपये के समथिंग पड़ता है, और इसी धागे की यदि हम पेंट बना के बेचें तो उस पर किलो उसका बढ़ जाएगा 800 रुपये। मतलब पेंट, मतलब जैसे कपड़ा बना के पेंट बनाए या शर्ट बनाए, जो भी है, तो ये फर्क पड़ता है। वैल्यू एडिशन का फ़ायदा मिलता है, हमेशा याद रखना। तो किसी भी देश का या किसी क्षेत्र का विकास करना हो ना, तो विनिर्माण इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एडिशन बहुत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उच्च कोटि के धागे का निर्यात। औद्योगिक रुग्णता मतलब है जैसे पुरानी इकाइयाँ थी, इसमें काफ़ी आ जाती है। औद्योगिक रुग्णता ऐसे भी आई थी कि आज़ादी के बाद क्या हुआ था, तो सूती कपास जो फसलें हैं वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था, तो इंडस्ट्री यहाँ पे बच गई, कच्चा माल के क्षेत्र वहाँ चले गए, तो बीच में औद्योगिक रुग्णता आ गई थी। आजकल औद्योगिक रुग्णता आती है कि इकाइयाँ बहुत पुरानी होगी, जो निवेश था उसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। आजकल कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे हैं। किससे? छोटे से देशों से। बांग्लादेश, एग्जाम्पल देके बताओ कि बांग्लादेश और वियतनाम के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हमसे आगे है। क्यों आगे भाई? उनका एक तो कपड़ा सस्ता है, क्योंकि उनके पास श्रम सस्ता है। दूसरा, उनकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी डिज़ाइन हमसे अच्छी है, क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छा निवेश करते हैं, और हम यहाँ पिछड़ गए। तो हमें क्या क्या करना होगा? हम रिसर्च नवाचार में पिछड़ रहे हैं तो हमें सुधार करना होगा। कृत्रिम वस्त्र उद्योग है आजकल ज़्यादा हो गया। आजकल कैसे नायलॉन के कपड़े आने लगे। कम श्रमिक उत्पादकता है, अनियमित विद्युत आपूर्ति, ये भी एक संकट है। ऊर्जा भी एक संकट रहता है, नियमित बिजली रहती नहीं है। ठीक है, तो आजकल सुधार, यदि इनकी सुधार की बात करें तो आपके पास हर का इलाज है। जब ऐसे क्वेश्चन में आए कि यार इनका सुधार कैसे करें, तो इन्हीं की जो आप हमारे पास समस्या, इनकी बात कर लो कि हमें
इसमें सुधार करना है तो उच्च कोटि के धागे को निर्यात नहीं करना, यही वैल्यू एडिशन करना है। औद्योगिक रुग्णता को समाप्त करने के लिए क्या करना है, अच्छी पॉलिसी आनी चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे में एक पॉलिसी आई थी एग्जिट प्लान। एग्जिट प्लान मतलब कोई इंडस्ट्री डूब रही है तो उसको उससे बाहर निकलने की भी सरकार को सुविधा दें या उसको ऋण जाल से बाहर निकालें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ भी क्या होना चाहिए, अच्छी डिजाइन वगैरह इनको बढ़ावा दो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दो। कृत्रिम वस्त्र उद्योग से निपटने के लिए हमें अच्छे खादी वस्त्र आजकल आप जानते हो कितना अच्छा प्रचलित हो रहे हैं वापस। श्रमिक उत्पादकता में कौशल विकास को बढ़ावा देना होगा। अनियमित विद्युत आपूर्ति के लिए क्या करना होगा, आजकल इनोवेशन हो रहा है यार, सौर ऊर्जा वगैरह, पवन ऊर्जा, नवीकरण ऊर्जा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो समाधान भी है, ऐसी बात नहीं समाधान नहीं है। आगे एक मैप लेते हैं, उसमें देखो कितना अच्छे से बताया गया है। इसमें आपको ये देखना है कि भारत में सूती वस्त्र कहाँ कहाँ पे है। जैसे हम पहले लेते हैं ब्लैक डॉट वाले को, सूती वस्त्र। तो सूती वस्त्र ये देखो, ये बेल्ट सूती वस्त्र के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले भी था लेकिन आज भी इंपॉर्टेंट है। इनके बॉक्स बना लो, एक सूती वस्त्र का यहाँ पे है, एक सूती वस्त्र का यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है, ठीक है। सूती वस्त्र आजकल इन इलाकों में भी है। तो मोटा मोटी ये देख लो कि यहाँ पे अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, पोरबंदर, मुंबई, यहाँ पे देवास, इंदौर ये हो गए, औरंगाबाद, वर्धा, जलगांव, पुणे, यहाँ पे चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरै ये हो गए। यहाँ पे बंगाल में काफ़ी हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी ये क्वेश्चन आए सूती वस्त्र का, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा ये काम करना है कि आप तो इंडिया का एक मैप बना दो। जैसे यहाँ पे बना सकते हैं इंडिया का, एक सेकेंड, आप तो यहाँ पे इंडिया का एक मैप बनाओ, ठीक है। इंडिया का एक मैप बनाओ, उसमें दिखाओ यहाँ पे सूती वस्त्र है, यहाँ पे सूती वस्त्र है, थोड़ा थोड़ा नाम लिख दो इनका, यहाँ पे लिख दो नाम, ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दो इनको। ऐसा करके बना क्या हो यार, उससे इनोवेशन से आपको फायदा मिलेगा और आपको ये भी फायदा, जैसे मैप कैसे पढ़ते हैं ऐसे पढ़ना चाहिए। आप इसमें लॉजिक निकालो कि यार यहाँ पे क्यों है, ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे भी इंडस्ट्री, हमने पढ़ा था नम जलवायु, चलिए सूती धागे के लिए नम जलवायु है यहाँ पे, है ना, तटीय जलवायु, यहाँ पे भी नम जलवायु हो जाएगी। इसके अलावा बाजार देखो, तट, कोलकाता बंदरगाह, यहाँ पे चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब क्या है बंदरगाह भी हैं और कपास वाले क्षेत्र भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आजकल पश्चिमी ये हरित क्रांति यहाँ पे पंजाब, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने लगी है। तो लॉजिक लगाओ थोड़ा सा कि यहाँ पे क्यों होने लगा आजकल, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग की बात करें तो कहाँ कहाँ पे होगा ऊनी वस्त्र उद्योग, देखो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। आप जानते हो जैसे राजस्थान में भेड़ पालन अच्छा होता है, ऊपर बकरी पालन और भेड़ पालन ऊपर भी होता है, ठीक है। इसके कारण ऊन कहाँ से प्राप्त होगी, भेड़ों से, बकरियों से, ऊँट से, ठीक है, यहाँ से प्राप्त होगी। तो इंडस्ट्री कहाँ पे लगेगी, वहीं लगेगी। देखो गुजरात, यहाँ पे भी भेड़ पालन वगैरह अच्छा होता है। यहाँ पे ऊन इंडस्ट्री लगने के कारण क्या है, कच्चा माल, या हो सकता है कोई और भी कारण हो, बाजार अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ऊन तो लाई जा सकती है ना, ऊन हल्का उद्योग होता है, ठीक है, ऊन तो कहीं से आ सकती है। इसके अलावा रेशम उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग हम देखें तो एक तो बंगाल में आ गया, पश्चिम बंगाल में, और कहाँ पे, यहाँ पे ये बेल्ट है देखो, यहाँ पे रेशम उद्योग। इसका मतलब यहाँ पे रेशम उत्पादन होता होगा। एक तो रेशम उत्पादन यहाँ इस क्षेत्र में होता है, एक रेशम उत्पादन नॉर्थ ईस्ट में होता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्री डेवलप नहीं करेगी तो कहाँ डेवलप करेगी, बाजार के पास। क्योंकि देखो हमने अभी बात की थी कि एक त्रिभुज बना के बात की थी कि जैसे रेशम उद्योग है, अभी हम बात करें रेशम उद्योग की, रेशम उद्योग का एग्जाम्पल लेते हैं। रेशम उद्योग है तो रेशम उद्योग के लिए हमें कच्चा माल क्या चाहिए, रेशम चाहिए, ठीक है। और कच्चा माल हमें ज़्यादा चाहिए नहीं, इसके लिए कोई अन्य क्या चाहिए होगा, कच्चा माल मेरे हिसाब से कोई चाहिए नहीं। या मतलब इसका मतलब रेशम उद्योग को यदि हम इस उद्योग पर स्थापित करते हैं, जैसे कच्चा माल कहाँ मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, यहाँ पे हम इंडस्ट्री स्थापित करते हैं तो फायदे वाला सौदा नहीं है। क्योंकि ये रेशम उद्योग तो जब हम ले जाएंगे परिवहन से, तो ये तो न तो बाहर गेन करेगा, ये तो मतलब उसी रूप में रहने वाला है। जैसे आप जानते हो ना कि जैसे ये शुद्ध रॉ मटेरियल है, ये इसका बाहर कम नहीं होगा, नहीं ज़्यादा ग्रहण करेगा। तो इसका मतलब इसको हम यहाँ ले जाके इसके कपड़े बना सकते हैं, तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लागत नहीं बढ़ेगी, परिवहन लागत। इसका मतलब ऊनी उद्योग या रेशम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग को बाजार के पास स्थापित करना अच्छा माना जाता है, ठीक है। कई चीज़ें इसमें सैद्धांतिक है, थोड़ी ज्योग्राफी का नॉलेज बता रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगी, समझ में आएगी तो फायदा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे फिर 12th वाले एनसीईआरटी में इनको ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया, वहाँ पे हम और बात कर लेंगे, ठीक है। तो मैप ऐसे पढ़ना चाहिए, मैंने बता दिया आपको कि मैप कैसे पढ़ना चाहिए। ये मैप आपको प्री और मेंस में कैसे हेल्प देगा, ऐसे ही हेल्प देगा। लॉजिकली तरीके से आप मैप पढ़ते हो, प्री और मेंस के दोनों एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आगे पटसन उद्योग। अब पटसन उद्योग आपको पता है लोकेशन कहाँ पे होगा, कि पटसन उद्योग गंगेटिक बेल्ट में तराई क्षेत्र में, यहाँ पे पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ पे तराई क्षेत्र है वहाँ पे
जल वाले क्षेत्र में ज़्यादा होगा पटसन, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए। फिर पटसन को पानी में गलाने के लिए भी पानी काफ़ी चाहिए। इसमें एक सस्ती ऊर्जा या सस्ता इसमें परिवहन भी चाहिए, जल परिवहन चाहिए। ठीक है, तो कहाँ पे लोकेशन होगा आपको पता है कि भारत में पटसन उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है, वो निर्यात में दूसरा स्थान है। पटसन में निर्यात में बांग्लादेश का प्रथम स्थान है, क्योंकि हमारे जहाँ पटसन जो होता है, पटसन से आप जानते हो ना, बोरियाँ ये बनती है, सूतली वगैरह बनती है काफ़ी। आजकल तो पटसन से बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें होने लगा, नई नई इनोवेशन होने लगा इसमें। ठीक है, प्रथम उद्योग 1855 में रिसरा कोलकाता के पास में। स्थानीयकरण के कारण क्या है? कच्चा माल पटसन, सस्ता जल परिवहन है, सड़क रेल परिवहन है, जल उपलब्धता है, सस्ता श्रम यूपी बिहार यहाँ पे हो गया। कोलकाता नगरीय केंद्र है, बैंकिंग बीमा। तो ये केस स्टडी मैंने यहाँ पे दे दी है। हुगली क्षेत्र में ही मतलब पटसन उद्योग ज़्यादा विकसित क्यों हुआ, इसके कारण यहाँ पे दे दिए। तो पटसन उद्योग का कारण आ सकता है। पटसन उद्योग में आजकल चल रहा है कि पटसन उद्योग की समस्या क्या है, पटसन उद्योग में मतलब उतना विकास नहीं हो पा रहा, उसकी समस्या क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या इसके स्थानीयकरण के कारण पूछे जा सकते हैं। ठीक है, समस्या वही बात है कि आजकल कृत्रिम वस्त्र आ गए हैं, प्लास्टिक ज़्यादा यूज में लेने लगे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है बांग्लादेश, मिस्र, फिलीपींस, ब्राजील से, डिजाइन व नवाचार की समस्या है, जागरूकता का अभाव है, कई सारी और समस्याएं जो लोग लगे हैं उनकी गरीबी बेरोजगारी हो सकती है। चीनी उद्योग भारत में दूसरा प्रमुख स्थान है, उत्पादन में दूसरा स्थान है। भारत में उत्पादन में चीनी उद्योग का दूसरा स्थान है। ठीक है, और गुड़ व खांड सारी उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, कच्चा माल गन्ना है, इसका ढुलाई के दौरान इसका कम होता है भाई, सही बात है। गन्ने को ज़्यादा दिन हम कटाई के बाद रख नहीं सकते, उसको हमें फैक्ट्री में पहुंचाना होगा, नहीं तो क्या होगा, सुक्रोज की मात्रा उसमें कम होने लग जाएगी। ठीक है, चीनी मिले कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन जहाँ तो मुझे याद है प्री और मेंस दोनों में आ चुका है, या प्री में तो कम से कम आ चुका है, मुझे याद है कि क्या कारण है कि चीनी मिलों का विस्तार दक्षिण व पश्चिम भारत की ओर आ रहा है, दक्षिण यानी तमिलनाडु की ओर, पश्चिम यानी महाराष्ट्र की ओर। ये क्वेश्चन आ चुका है प्री में, मुझे कन्फर्म याद है, ये बात तो श्योर है कि आ चुका है प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? यही क्वेश्चन है कि क्या कारण है। तो कारण क्या है? ये तो गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक है यदि उत्तर भारत की तुलना की बात करें दक्षिण भारत में, क्योंकि एक तो वहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा नहीं होता, या और कुछ कारण होगा, जल की या नमी की कुछ मात्रा का कारण होगा, इतना वैज्ञानिक तरीका तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि हाँ वहाँ पे सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ठंडी जलवायु है, सहकारी समितियों की अच्छी सफलता हुई है साउथ इंडिया में, राज्यों की बेहतरीन नीतियाँ हैं। ठीक है, जैसे गन्ने के लिए क्या होता है, एफआरपी मूल्य होता है, एमएसपी की तरह ऐसा कुछ मूल्य होता है जो राज्य सरकारों के अनुसार डिफेंड करता है, अलग अलग राज्य में अलग अलग मूल्य हो सकता है। और वहाँ पे ये भी होता है कि जैसे नॉर्थ इंडिया में हमने देखा है कि गन्ने किसानों को मूल्य सही पे टाइम पे मुआवजा उनको मिल नहीं पाता है, लेकिन साउथ इंडिया में तो ऐसा कहते हैं कि नीति अच्छी है। इसके अलावा तटीय बंदरगाह स्थिति, हम जानते हैं कि चीनी का हमें निर्यात करना है, तो यदि इंडस्ट्री हम वहाँ पर लगाते हैं आसपास में, कहाँ पे तटीय स्थिति में, तो फायदा मिलेगा इसका। सिंचाई व्यवस्था परिवहन जाल भी है। ठीक है, जैसे कावेरी बेल्ट में हमेशा लगभग जल रहता है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं, सिंचाई व्यवस्था भी अच्छी है, तो इसका मतलब फ़ायदा मिलता है इस चीज़ों का, यही जो कारक है। ठीक है, चीनी उद्योग की चुनौतियाँ क्या है? मौसमी अल्पकालिक उद्योग है, पुरानी तकनीक पर काम करें, परिवहन अक्षमता, सॉरी असक्षमता और खोई का उपयोग कम है, कीमत कम, कीमत ऐसे नहीं है, कीमत में बड़ी मात्रा आएगी, छोटी मात्रा नहीं आएगी कीमत। ये ठीक है, कभी कभी अशुद्धियाँ हो जाती है, आप देखते रहना। आगे बढ़ते हैं, खनिज आधारित उद्योग की बात करें, जैसे सबसे पहले आएगा लौह इस्पात उद्योग। तो लौह इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग है, अभी हमने एक डायग्राम बनाया था ये। तो ये लो आयरन इंडस्ट्री, आयरन है, कोयला है, मार्केट है, तो कहाँ पे स्थापित करेंगे इसको? या तो आयरन वाले पे करें या कोयला वाले पे करें, फिर क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा हम बना सकते हैं। तो भारी उद्योग है, आवश्यक दशाएं क्या? कच्चा माल, लो एस, कोकिंग कोल, चूना, पत्थर, मैग्नीज। परिवहन सुविधाएं क्या है? ऊर्जा, जल, बाजार, पूंजी, निवेश। और भारत में यदि एग्जाम्पल देखें, जैसे छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ज़्यादा क्यों इनका विकास हुआ है, जैसे बोकारो, जमशेदपुर, बनपुर, राउरकेला, इस क्षेत्र में, तो यहाँ पे लो एस कच्चा माल की उपलब्धता आसानी से है, कोयला भी यहाँ पे आराम से मिल जाता है, सस्ता श्रम है। ठीक है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे विशाखापट्टनम बंदरगाह भी स्थापित हो रहा है, अभी मैंने एग्जांपल देके बताया था, और भी अन्य जगह हैं, जैसे कर्नाटक विजयनगर भद्रावती में, सेलम तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आजकल लौह इस्पात का। तो इसमें 1950 के दशक में इस्पात उत्पादन में भारत व चीन समान थे, जबकि वर्तमान में चीन भारत से 9 गुना अधिक उत्पादन कर रहा है। देखो चीन इस क्षेत्र में आगे बढ़ गया है काफ़ी, विनिर्माण सेक्टर में। इसके अलावा कुछ और छोटे उद्योग है, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, छोटे छोटे उद्योग है। मेन चीज़ें मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दी, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो कोई भी इंडस्ट्री आई उसको कर लोगे आप। ठीक है, उर्वरक उद्योग, यूरिया, डीएपी, अमोनियम फास्फेट, मिश्रित उर्वरक में क्या है, नाइट्रोजन फास्फेट है, पोटास आदि का ये क्या होगा, उसके उत्पादन के क्षेत्रों के आसपास होगा जहाँ पे कच्चा माल मिलता है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि पोटास है ना, पोटास का हम पूर्ण आयात करते हैं, ये फैक्ट बन सकता है कि पोटास का उत्पादन हमारे यहाँ होता है, नहीं होता है, हम आयात करते हैं।
ठीक है। भारत में 50% उर्वरक उत्पादन गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल में होता है। इसके अलावा इसमें कुछ 2-3 और इंडस्ट्री दी गई थी, उतनी खास नहीं थी, लेकिन आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, आपको पता लग जाएगा, उससे फायदा मिलेगा। इसके अलावा इसमें कुछ दिया हुआ कि औद्योगिक प्रदूषण होता है, उतना खास है नहीं। आप जानते हो कि वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण आदि समस्याएं आती है। तो इस प्रकार ये चैप्टर मेरे हिसाब से हो गया, लेकिन कुछ मैपिंग थोड़ी बची है, वो बताता हूँ एक बार। आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे लौह इस्पात उद्योग की बात करें, लौह इस्पात उद्योग भारत में देखो कहाँ कहाँ है, आपको पता होना चाहिए। कहाँ विशाखापट्टनम कहाँ पे, आजकल पारादीप उड़ीसा, यहाँ पे भी कुछ हो रहा है। यहाँ पे जमशेदपुर है, राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई है, बोकारो, ब्रह्मपुर, दुर्गापुर, विजयनगर कर्नाटक में, भद्रावती कर्नाटक में है, सेलम कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंडस्ट्री पता होनी चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे, कैसा भी क्वेश्चन आए मैप बनाओ, दिखा दो, लोकेट कर दो। इसके अलावा यदि बात करें कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की बात करें, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स आप जानते हो, बेंगलोर तो इन चीज़ों आईटी हब है हमारा। इसके अलावा भारत में अलग अलग जगह पे दिया गया है, इसको मैप को देखना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चैप्टर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है। कोई समस्या हो तो कमेंट करना, कुछ भी पूछना हो, कुछ आपको दिक्कत आई समझने में, तो हम आगे बात कर लेंगे। वैसे ये एनसीईआरटी 12th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी भारत की जो इंडस्ट्री वगैरह ये सब एग्रीकल्चर सब है, वहाँ पे भी ये चीज़ आएगी, लेकिन थोड़े बड़े लेवल पे आएगी, तो हम वहाँ पे और बात कर लेंगे, ठीक है। और बाकी सभी को धन्यवाद, लेसन को लाइक शेयर करते रहना, थैंक यू।